फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद को, और उसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में मगध का उत्कर्ष। मगध का इतना आगे बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे पहला, महत्वाकांक्षी राजा का होना। दूसरा, भौगोलिक स्थिति, यानी अगर हम मगध की बात करें तो मगध जो था इसका प्रमुख क्षेत्र राजगीर, ठीक है, राजगीर, पटना, गया, ये 3 क्षेत्र, जिसमें हम राजगीर की अगर बात करें जो शुरुआती दौर में मगध की राजधानी भी रही है, तो राजगीर पूरे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन यदि हम पटना की बात करें, जब पटना राजधानी को परिवर्तित की गई तो यह गंगा, सोन, गंडक, फिर एक बीच में आता है पुनपुन नदी भी है यहाँ, इन सबसे इसकी बाउंड्री जो है अच्छी खासी बन जाती थी, तो पानी से घिरा होने के कारण। दूसरी चीज, मगध का उत्कर्ष होने में लोहे के और तांबे के काफी महत्वपूर्ण योगदान है। मगध का जो क्षेत्र था वह काफी जंगली क्षेत्र था, मतलब जंगल एरिया। राजगीर, पटना, गया, ये सब काफी मतलब जंगलों से भरा हुआ एरिया था। तो यहाँ पर पशुओं में हाथी की कोई कमी नहीं थी, और युद्ध में सबसे ज्यादा हाथी का प्रयोग किया जा रहा था उस समय, तो हाथियों की कमी नहीं थी। दूसरा चीज, लोहे की प्रचुर मात्रा इन्हें मिली, और लोहे की प्रचुर मात्रा मिलने की वजह से हथियारों की कमी नहीं रही, और हथियारों की कमी नहीं रही, लोग जो हैं यहाँ पर फर्टिलाइज जमीन था, मतलब जो भी जमीन थी, लैंड जो भी रही उस समय की, वो काफी फर्टाइल थी, अच्छी खासी एग्रीकल्चर सिस्टम थी, तो इस वजह से सरप्लस प्रोडक्शन भी था। यहाँ राजा को राजस्व भी अच्छे खासे जा रहे होंगे, जब जाहिर सी बात है सरप्लस प्रोडक्शन है तो जा रहे हैं। तो ये सभी कारण थे मगध के उत्कर्ष को आगे की ओर बढ़ाने में, मतलब मगध के उत्कर्ष में ये सभी प्रमुख कारण रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं मगध राज्य में जो है सबसे पहला जो राजा था, तो चर्चा मिलती है कि बृहद्रथ और जरासंध नामक राजा था, ठीक है। महाभारत में आप जरासंध की चर्चा को देखेंगे, जिसको मारने है तो श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम भेष बदल कर गए और मल्ल युद्ध हुआ। आज भी राजगीर में आप जाएंगे तो जरासंध का अखाड़ा आपको दिखेगा, और कहा जाता है कि 1 महीने तक भीम ने जरासंध से वहीं पर मल्ल युद्ध किया था। तो मल्ल युद्ध में जरासंध हारा। फिर उसके बाद ये पुराणों और महाकाव्यों के हिसाब से था बृहद्रथ और जरासंध का नाम, लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक यदि किसी को कहा जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो वो था बिंबिसार। बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी थे, इन्होंने 500 शादियां की थी, और ये चर्चा मिलती है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि ये जो है 500 शादियां इन्होंने की थी, जिसमें प्रमुख रूप से 3 शादियों का वर्णन ज्यादा मिलता है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बिंबिसार तो हर्यक वंश के लिए थे। सबसे पहला चीज, ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश, और इनकी जो सत्ता थी 544 से लेकर हर्यक वंश की 412 बीसी यानी ईस्वी पूर्व तक, और इसके संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार थे इसके संस्थापक, जिन्होंने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक राज किया था मगध की गद्दी पर। जैन साहित्य में इनको श्रेनिक नाम से भी अभिहित किया गया है, यानी बिंबिसार का ही दूसरा नाम है श्रेनिक, जैन साहित्य के अनुसार। यह बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध को बहुत ज्यादा मानते थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। इसके बाद इनके हम विवाह की जो चर्चा करते हैं तो 500 शादियों की चर्चा मिलती है, लेकिन
तीन विवाह जो है काफी महत्वपूर्ण है। महाकोसला जो कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी, और इससे शादी करने के कारण इनको काशी जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। मतलब बेटी से शादी करो, दहेज में तुमको क्षेत्र दे रहे हैं, काशी इनको मिल गया। चेलना जो थी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, और इसी से अजात शत्रु नामक पुत्र जन्म लिया। ठीक है। और क्षेमा यह पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी। इस मध्य देश का नाम जो है आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। मध्य देश, आई थिंक पांडवों के जो मामा थे वो मध्य के ही रहने वाले थे, मध्य राज्य इनको कहा जाता था। ठीक है। तो ये तीन दिन की शादियां अजात शत्रु ने बिंबिसार ने ही अंग पर सबसे पहली विजय हासिल की थी। ये वही अंग है जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है कि जहाँ का राजा जहाँ का राजा कर्ण को बनाया गया था, जिस कारण से उन्हें कर्ण अंगराज कहा जाता था। ठीक है। तो अंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके अलावा एक जीवक नामक जो राजवैद्य थे वो इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। ठीक है। यानी बिंबिसार के ही राज में रहा करते थे जीवक। और अंग पर विजय सर्वप्रथम किसने प्राप्त की? तो बिंबिसार ने। और अंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बिंबिसार ने वहां का राजा अजातशत्रु अपने पुत्र को घोषित किया। अजातशत्रु की मां का नाम चेलना। ठीक है। तो इन्होंने अपने पुत्र को ही वहां का राजा घोषित किया, और राजा घोषित किया तो आगे चल करके अजातशत्रु जो है अपने ही पिता का हत्या कर देता है, जिसकी वजह से इसे पितृहंता भी कहा जाता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि नहीं, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी। उसने अपने पिता को और अपनी एक माँ को कैद कर दिया था कालकोठरी में। कालकोठरी में कैद कर दिया था, और जब महात्मा बुद्ध के प्रवचन को, महात्मा बुद्ध की बातों को जब सुना तो उसे गिल्टी फील हुआ, और वो किया क्या कि अपने बाप को जो निकालने के लिए जा रहा था कैद में, मतलब कालकोठरी में, ये गदा लेकर चला करता था। जब दूर से इसके बाप ने देखा, मतलब बिंबिसार ने जब देखा कि मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है, उन्हें लगा कि मुझे मारने आ रहा है, तो उन्होंने जहर खा लिया उसी समय, और उन्होंने अपनी शरीर का त्याग कर दिया, जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि नहीं, यह जो है अपने बाप का हत्यारा था, इसने अपने बाप की हत्या की। तो भारतीय इतिहास में जब एंशिएंट पीरियड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी लिपापोती भी की गई है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार। ठीक है। बौद्ध धर्म में इसको पितृहंता नहीं कहा गया, इसको कहा गया कि हाँ ये ठीक है, ये गुस्से वाला था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध के शरण में आया तो यह जो है अपने बाप को मतलब मानने लगा, प्यार करने लगा, और फिर गया बाप को छुड़ाने, तब तक उसके बाप ने आत्महत्या कर ली। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है 492 से 460 बीसी। इसका दूसरा नाम कुनिक है, जो ग्रंथ में मिलता है इसका दूसरा नाम वो है कुनिक। अजातशत्रु और प्रसेनजीत, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। प्रसेनजीत की ही बहन थी महाकोसला। ठीक है। जो कोसल नरेश की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। और अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु जो है जीत जाता है। और फिर होता क्या है कि अजातशत्रु जीत जाता है, लेकिन बाद में प्रसेनजीत जो है मान जाता है और संधि कर लेता है। और संधि में फिर वही चीज दोहराई जाती है जो बाप के साथ दोहराई गई, यानी कि ठीक है आपने मेरे प्रदेश को जीता, आपने मेरी घर की पुत्री से शादी की, तो आपको दहेज में काशी प्रदेश दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से अजातशत्रु के साथ भी ठीक है आपने जीता है तो हम आपको अपनी पुत्री का हाथ दे देते हैं, यानी वजीरा से हम आपकी शादी करा देते हैं। वजीरा जो है प्रसेनजीत की पुत्री थी और इसकी शादी अजातशत्रु से हो जाती है। फिर उसके बाद अजातशत्रु यहाँ चलना का जो क्षेत्र था लिच्छवी, उस पर भी विजय हासिल करता है, यानी लिच्छवी को भी यह रौंदता है, और यहाँ पर भी उसने विजय हासिल की। और इसी युद्ध में इसने दो जो है हथियार का प्रयोग किया था जो काफी प्रमुख है। एक है रथ मूसल और दूसरा है महाशिला कंटक। ठीक है। एक रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, अगर आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसमें भल्लाल देव जो है प्रभास के आई थिंक बड़े भाई जो इसमें बने हुए हैं,
चाहे जो भी। तो भल्लाल देव का जो रथ दिखाया गया है, तो उसमें आगे जो इस तरीके से रहता है, मतलब इंसान को काटने वाला गांजा मूली की तरह, तो वो उसी का प्रयोग है। तो कहा जाता है कि अजातशत्रु के पास ही वैसा ही हथियार था। दूसरा, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला हथियार था इसका, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है ज़्यादा हो गई। अब इसका एक क्षेत्र जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था शुरुआत में। मगध मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक तो बाहरी आक्रमण से भी बचा, दूसरा चीज़ कि पहाड़ के ऊपर से पत्थरों को फेंक रहा है वो नीचे, तो लोगों के लिए नुकसानदेह। दूसरी चीज़ कि ये हथियार को, जब ये दोनों हथियार को बनाया तो ये काफ़ी मतलब तरीके से आक्रामक टाइप के हथियार थे, तो इस वजह से इसकी जीत तेजी से होती गई। उसके बाद इसी के समय, अजातशत्रु के समय ही, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम सप्तपर्णी गुफा राजगृह में पहली बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा राजगृह, पहली बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बौद्ध वाले धार्मिक जो वीडियो लेकर हम चलेंगे तो उसमें, इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी। उसके बाद इसकी हत्या जो है उदाइन, जो इसका पुत्र था, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वह राजा बना, और राजा बनने के बाद इसने जो है अजातशत्रु का क्षेत्र, चाहे अपने बाप दादा का जो भी क्षेत्र था, मगध का पहला जो राजधानी का है राजगृह, उसे परिवर्तित कर दिया और कुसुमपुरा लेकर आया। और ये कुसुमपुरा वही क्षेत्र है जो आज पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुरा। तो कुसुमपुरा क्षेत्र लेकर के आया उदाइन, इसको अपने राजधानी को। इसके समय में कुछ प्रमुख चीजें नहीं है, बस यह राजधानी परिवर्तित कर दिया। नाग दशक जो है इस समय का सबसे अंतिम शासक था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक नाग दशक। ठीक है, नाग दशक। और नाग दशक के खत्म होने के बाद इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी, और शिशुनाग जो है फिर राजा बनता है और वह शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश जो है यह 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा, जिसकी स्थापना जो है संस्थापक शिशुनाग, जो 412 से 394 बीसी तक राज किया। और यह वो शासक है जिसने वत्स को जीता और मगध में मिला लिया। मतलब विस्तार यहाँ से शुरू हुआ बिंबिसार से, और यह आगे की ओर चलता गया, और आगे जाकर के यह अशोक तक भी चला। अशोक ने कलिंग की युद्ध की थी, ये अशोक तक चला। फिर अशोक के बाद आगे पुष्यमित्र, शुंग, मतलब उसके जो मौर्य के कुछ शासक आते हैं, फिर शुंग वंश आता है, कण्व, ये सब जो आ रहे हैं, तो उस समय भी कुछ विस्तार की चर्चा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर्यक वंश के बाद ये जो विस्तार होता जा रहा है, ये सिलसिलेवार तरीके से एकदम चल रहा है। बीच में कुछ छोटे मोटे शासक हैं, जैसे उदाइन, तो उसने बस एक राजधानी का परिवर्तन किया, इसी के लिए इसे जाना जाता है। बाकी जो है क्षेत्र विस्तार में इसका कोई हाथ नहीं। तो वत्स को जो है मगध में मिला लिया किसने? शिशुनाग ने। और इसने सबसे बड़ी काम किया कि वैशाली को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, इसने वैशाली को राजधानी बनाया। एक टॉपिक आता है कि एक सवाल भी, मतलब सवाल कहें या टॉपिक कहें, दोनों सही है। राजधानी जो है उदाइन पाटलिपुत्र लेकर क्यों आया? ठीक है, पाटलिपुत्र लेकर क्यों आया? तो इसका कारण यह था कि अजातशत्रु जो है यह लिच्छवियों को जीतता है, यानी वज्जी संघ में। वज्जी संघ में जब जीतता है तो मगध से वज्जी संघ को रेगुलेट करना, लिच्छवी को रेगुलेट करना काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, काफी दूरी थी, डिस्टेंस। तो कहा जाता है कि इसकी जो है राजनीतिक पक्ष, यानी सोचने का तरीका राजनीतिक था, इसी वजह से यह पाटलिपुत्र राजधानी लाया, ताकि पाटलिपुत्र से इधर वैशाली की ओर भी रेगुलेट सही से कर सके, और इधर राजगृह के क्षेत्र को भी सेंटर पॉइंट पर आने का इसका मन था, इसी वजह से यह लाया। ठीक है, यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं, शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। कालाशोक शासक बना, जो 394 से 344 बीसी तक रहा। और पुराण तथा दिव्य वदान जो बौद्ध ग्रंथ है, पुराणों की संख्या 18, यह हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो
तो इसके अनुसार इसका नाम जो है काकवर्ण था, यानी कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है पुराण तथा दिव्य वरदान में। या फिर क्या किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। मतलब बाप ने क्या किया था, चेंज कर दिया था, वैशाली को राजधानी बना दिया और बेटा ने पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बना दिया। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसी के समय में हुई थी। ठीक है, इसके समय में तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति यह हुई थी वैशाली में। कालाशोक की हत्या जो है महापद्मानंद ने किया है। कुछ धर्मेंद्र साहित्य जो हैं और कुछ रचनाकार मानते हैं कालाशोक जो है एक बार बाजार में घूम रहा था और उसकी हत्या जो है महापद्मानंद ने कर दी, और महापद्मानंद ने उसकी हत्या करके और ये शुद्धता नंदवंश की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महापद्मानंद जो था यह इसके शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में इसके यहाँ कुछ कार्य करता था, शायद मंत्री या नौकर चाकर जो भी रहा हो, और इसी वजह से इसने फिर उसकी हत्या की वहीं पर उसके महल में ही, और फिर यह नंदवंश की स्थापना कर बैठा। तो नंदवंश का सबसे पहला शासक या संस्थापक जो भी होते हैं महापद्मानंद, इसके बारे में चर्चा मिलती है कि यह शूद्र था। ठीक है, जो हम वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये शूद्र यानी नीची कुल का इसको कहा गया है। इसके कुछ नाम मिलते हैं, प्रमुख रूप से 3 नाम। सर्वक्षत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव यानी दूसरा परशुराम, एकराट या एक छत्र भी इसको कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा शासक जो काफी सारे क्षेत्रों पर राज कर रहा हो, इस तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है एकराट की। सर्वक्षत्रांक नाम इसको इस वजह से दिया गया क्योंकि इसने क्षत्रिय शासकों को या क्षत्रिय को ज्यादा मारा होगा, तो इस वजह से। दूसरा भार्गव नाम दिया गया परशुराम। परशुराम के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, रामायण और महाभारत देखते हैं, तो परशुराम के बारे में चर्चा मिलती है कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। ठीक है, क्षत्रियों को बार बार उन्होंने खत्म कर दिया था पृथ्वीलोक से, तो इसी वजह से इसको भार्गव भी कहा गया महापद्मानंद, यानी दूसरा परशुराम। इसके 8 पुत्र थे और सबसे अंतिम शासक जो था धनानंद। बाकी इसके जो भी बेटे हैं उनकी उतनी चर्चा नहीं मिलती इतिहास में। धनानंद जो है इसको यूनानी शासकों ने अग्रमीज नाम दिया है। यूनानी लेख में इसके लिए एक शब्द आता है, इसका नाम जो है अग्रमीज नाम से आता है। धनानंद जो है इसी के समय में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है। सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर, और 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी, धनानंद की, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर हुई।